नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल सेक्शंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आरंभिक पठन कौशल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस सेक्शंस में 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम 7th टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरंभिक पठन कौशल। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 या फिर 3 प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से सबसे पहले हम आरंभिक पठन कौशल टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें, कौन कौन से विशेष पॉइंट्स पर एज अ टीचर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको जानेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उस पर बेस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी हमने कंटेंट वाले पोर्शंस को कवर किए हैं उनसे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, सुपर टेट एग्जाम्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पहलुओं को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आयोग ने इस टॉपिक को हमें क्यों दिया है, किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए ताकि हम एक बेहतर टीचर बन पाए और बच्चों को सही तरीके से समझ पाए, उनका उचित डेवलपमेंट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो टॉपिक है आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बातों, कौन कौन से विशेष पॉइंट्स को एज अ टीचर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि वह पठन कौशल जो प्रारंभिक स्तर से या शुरुआत से पठन कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है उसे आरंभिक पठन कौशल कहते हैं। यानी कि वह पठन कौशल, यानी कि पठन का मतलब आप समझ सकते हैं कि पढ़ने की बात की जा रही है और वह पठन कौशल जो प्रारंभिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर या शुरुआत से यानी कि स्टार्टिंग से पठन कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। देखिए, जब भी आप किसी बच्चे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं या मान लीजिए कि जब कोई बच्चा 5 वर्ष का होता है और आपके विद्यालय में औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है तो उस बच्चे की जो शुरुआत में जो आप पठन कार्य संचालित करेंगे यानी कि उसके लिए जो पठन के प्रोसेस आप संचालित करेंगे, इसके लिए कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए कि किस किस चीज़ की उस बच्चे को नीड होगी, किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी जिससे उस बच्चे का पठन कार्य सही तरीके से संचालित हो पाएगा। तो इसी को ही हम आरंभिक पठन कौशल कहते हैं। यानी कि टॉपिक का नाम ही आप समझ सकते हैं, आरंभिक का मतलब होता है स्टार्टिंग और पठन का मतलब होता है पढ़ने से रिलेटेड कौशल स्थापित करना या फिर विकसित करना। तो कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा जब आपके विद्यालय में औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएगा तो उस बच्चे के जो भी विषय होंगे आगे चलकर वो बच्चा जो भी बनेगा, चाहे वो गणित में अच्छा बने या फिर विज्ञान में या फिर सामाजिक विज्ञान में या कला में, किसी भी चीज़ में जब वो परिपूर्ण बनेगा तो उसके परिपूर्ण बनने के लिए सबसे पहले उसका बेस मजबूत होना चाहिए। बेस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि उसकी जो पठन प्रोसेस है वो सही तरीके से विकसित होने चाहिए। कहने का मतलब वो सबसे पहले भाषा को समझेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, उसी के माध्यम से वो बाकी विषयों पर भी अपनी जो सफलता है वो स्थापित कर पाएगा। कहने का मतलब अगर बच्चा गणित सीखना चाहता है या बच्चे के अंदर गणित में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी उसको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि गणित में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न को पढ़कर उसकी मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर वो विज्ञान में या फिर सामाजिक विज्ञान में किसी भी सब्जेक्ट्स में किसी भी विषय में यदि कोई भी बच्चा सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसका बेस होता है पठन, यानी कि पढ़ना। सबसे पहले बच्चा पढ़ना सीखे, पढ़ने से रिलेटेड जो स्किल है, कौशल है, उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, ये वो टॉपिक है जहां से आप स्टार्टिंग करते हैं किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा किसी भी विषय में आगे बढ़े उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसका पढ़ना। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने से रिलेटेड चीज़ों को बताएगा और ये समझाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से बच्चे का बेस डेवलप किया जाए, किस तरीके का उसे माहौल दिया जाए जिसमें वो बच्चा आसानी से पढ़ सके और अपने पढ़ने के साथ साथ अपने बाकी जो स्किल्स है उसको डेवलप कर सके ताकि उसे आगे आने वाले समय में किसी भी विषय में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उसका बेस होगा। तो आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत एज अ टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि आरंभिक पठन कौशल में ऐसे पठन कौशल को जो प्रारंभिक स्तर पर या शुरुआत से पठन कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है उसी को ही हम आरंभिक पठन कौशल कहते हैं। इसके अंतर्गत
दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, वो है कि इसके अंतर्गत लिपि, प्रतीक, चिन्हों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा यह कौशल पठन क्रिया को सफल बनाने में सहायक होता है। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स है के नीचे हलंत आ जाएगा तो ये हो जाएगा चिन्हों। तो इसके अंतर्गत लिपि, प्रतीक, चिन्ह, देखिए लिपि यानी कि जो आप पठन कौशल विकसित करेंगे इसके अंतर्गत लिपि एवं प्रतीक, चिन्हों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपको पता है विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं हम, लिपि का यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से हमें कब कौन से विराम चिन्ह यानी कि अल्प विराम कब लगता है, कब हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, कब अर्ध विराम लगते हैं, कब पूर्ण विराम लगते हैं, कब विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं, कब लोप चिन्ह लगते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जब आप कोई भी पठन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उन सभी पहलुओं पर एज अ टीचर आपको फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप बच्चों पर उसका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा आरंभिक पठन कौशल, और आरंभिक पठन कौशल में सबसे पहली बात तो पढ़ने से रिलेटेड आपको स्किल डेवलप करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिपि, प्रतीक चिन्ह या फिर आप विराम चिन्हों का यूज़ करेंगे, ये छोटी छोटी जो बातें हैं स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं और इनको हम कभी नोटिस नहीं करते, जो आगे चलकर दिक्कतें उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुपर टेट के सिलेबस में जो भाषा से रिलेटेड 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सुपर टेट एग्जाम्स में, वहाँ पर 20 नंबर की हिंदी है और 10 नंबर का संस्कृत, 10 नंबर की अंग्रेजी है। तो अगर हम देखें तो राजभाषा के रूप में और प्राइमरी लैंग्वेज हमारा हिंदी है, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में सबसे प्राथमिक जो है वो हिंदी भाषा को दिया जाता है और ये हमारी राजभाषा भी है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट जो हिंदी विषय है, अगर आप सुपर टेट में हिंदी के सिलेबस को देखेंगे तो लगभग 30 से 31 टॉपिक दिए गए हैं और उन 30 से 31 टॉपिक में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मात्र 20। तो आप समझ सकते हैं कि आपको हिंदी के अंतर्गत पूरे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि जब आपको व्याकरण का ज्ञान होगा तभी आप बच्चों को दे पाएंगे, बच्चों को विकसित कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हिंदी विषय है उसमें 20 नंबर के इसलिए पूछे गए क्योंकि ज़्यादातर लैंग्वेज हम हिंदी ही यूज़ करते हैं और ज़्यादातर क्षेत्र में ये मदर टंग के फॉर्म में यूज़ होता है, जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य विचार, वर्तनी शुद्धि एवं अशुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, गद्यांश, पद्यांश और विराम चिन्ह। तो इस तरीके से स्टूडेंट हिंदी के अंतर्गत हमें सभी पॉइंट को, सभी व्याकरण की दृष्टि से जो भी आपके पॉइंट बनते हैं हिंदी में, वो सभी आपके लिए सम्मिलित किए गए हैं ताकि आपको इसका ज्ञान हो, तभी आप बच्चों को सही तरीके से इसका ज्ञान दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है आरंभिक पठन कौशल में सबसे पहले आपको लिपि, प्रतीक चिन्ह आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कौशल ही पठन क्रिया को सफल बनाने में सहायक होते हैं। जब आप इन पर ध्यान देंगे, जब आप इनका सही तरीके से उच्चारण करेंगे, सही तरीके से शुद्ध अशुद्ध के बारे में जानकारी देंगे, पर्यायवाची विलोम के बारे में, लिंग वचन के बारे में, तभी बच्चों का पठन कौशल जो है वो सही रूप में विकसित हो पाएगा। तो आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत हमें बहुत सारे पॉइंट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम किसी भी भाषा को किस तरीके से डेवलप करते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। देखिए जो प्राइमरी लेवल है, आरंभिक स्तर है, उस पर जो भाषा शिक्षण है यानी कि जो लैंग्वेज की टीचिंग है, इसके क्या उद्देश्य है। अगर आप किसी भी बच्चे को भाषा की शिक्षा देना चाहते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए आप एज अ प्राइमरी टीचर नियुक्त होने वाले हैं और आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो 1 to 5th के बच्चे होंगे। तो 1 to 5th के बच्चे जो स्टार्टिंग करेंगे अपने जीवन की, और अपने जीवन की शुरुआत में यदि आप उनको बेहतर मार्गदर्शन देंगे, तभी वो बच्चे आगे चलकर सही ढंग से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका बेस आपको देना है, इसीलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक आपके लिए 2 से 3 प्रश्न वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ आरंभिक पठन कौशल, देखिए ये आपके DLED 4th सेमेस्टर में एक पूरी किताब है जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। ये वही टॉपिक है, ये वही किताब है जो आपको सुपर टेट में टॉपिक के तौर पर दिए गए हैं, आरंभिक पठन कौशल। कहने का मतलब यहाँ से आपसे गणित से रिलेटेड भी एक सिंपल
क्वेश्चन बन सकता है, या फिर हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड भी बन सकते हैं, या फिर अंग्रेजी लैंग्वेज से भी बन सकते हैं, या संस्कृत से भी पूछे जा सकते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत साइकोलॉजी के अंतर्गत भी एज अ टीचर आपके व्यवहार को वो जांचने के लिए यहाँ से प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि 2 प्रश्न तो बिल्कुल निश्चित है। अब हो सकता है कि एक प्रश्न आपके एज अ टीचर साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें जिसके बारे में एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में होने चाहिए, वहाँ से प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर। और एक प्रश्न ज़्यादातर चांसेस है हिंदी से रिलेटेड पूछे जाए, क्योंकि हिंदी आपके सुपर टेट में वैसे भी 20 नंबर का है, और अंग्रेजी 10 नंबर और संस्कृत 10 नंबर। यहाँ पे जो भी बातें की जाएंगी वो सभी लैंग्वेज से रिलेटेड होंगी, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि हिंदी का एक प्रश्न भी आपको यहाँ पर साइकोलॉजी के अंतर्गत पूछ लिया जाए। अब वो कैसा प्रश्न होगा ये आगे डिपेंड करेगा, जब मैं आपको इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आरंभिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए एज अ टीचर। तो पहला पॉइंट आपका बनता है कि यदि आप किसी भी बच्चे को लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। तो पहला पॉइंट होता है कि बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना। देखिए, जो बच्चे होंगे उनको अक्षर का ज्ञान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्षर का ज्ञान होगा तभी बच्चा जो है आगे चलकर उस अक्षर को पहचान पाएगा, उसका सही तरीके से उच्चारण कर पाएगा। दूसरा पॉइंट बनता है कि बच्चों को अक्षर बनाना सिखाना। देखिए, जब आप बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराएंगे तो सिर्फ ये नहीं कि बच्चा पढ़े, उसको लिखे भी सही। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान कराने के साथ साथ उसको अक्षर बनाना भी सिखाना होगा। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये भी लैंग्वेज टीचिंग का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट है कि शुद्ध पढ़ना एवं लिखना बताना। देखिए, बच्चे को सही ढंग से शुद्ध रूप से पढ़ना एवं लिखना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि व्याकरण का ज्ञान कराना। देखिए, ये जितने भी टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताए हैं सुपर टेट में हमारे सिलेबस में दिया गया है, ये हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम सबसे पहले इनसे परिचित हो, हमें सबसे पहले इसका ज्ञान सही ढंग से हो। उसके बाद जब हम बच्चों को सही तरीके से लैंग्वेज की कक्षा में उनको भाषाएं सिखाएंगे तो उनको व्याकरण का ज्ञान सही तरीके से करा पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी लैंग्वेज को यदि आप सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के जब तक आप व्याकरण को नहीं जानते हैं तब तक आप उस लैंग्वेज को सही ढंग से नहीं समझ पाते। वो आधा अधूरा ज्ञान होता है, और आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा भयंकर भी माना गया है। तो इसीलिए आपको व्याकरण का ज्ञान भी कराना होगा। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि बच्चों में शुद्ध मात्रा लगाते हुए लिखने की क्षमता, यानी लिखने की क्षमता का विकास करना। तो देखिए, बच्चों में शुद्ध मात्रा लगाते हुए यानी कि बच्चों को जो मात्रा का प्रयोग करना ये भी आना चाहिए कि शुद्ध मात्रा कौन से वर्ण पर कौन सी मात्राएं आएगी, इसके बारे में भी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में शुद्ध मात्रा लगाते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना, यानी कि लिखने की क्षमता का विकास करना, बच्चे इजीली लिख सके उस क्षमता का विकास करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको भाषा शिक्षण के अंतर्गत इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि धारा प्रवाह लिखना एवं पढ़ना सिखाना, यानी कि धारा एक फ्लो में बच्चे को लिखना एवं पढ़ना सिखाना चाहिए। आपको बच्चे को सही ढंग से एक फ्लो में किस तरीके से पढ़ना है और उस चीज़ को किस तरीके से लिखना है। जब आप उसका इमला लेते हैं यानी डिक्टेशन लेते हैं तब वो किस तरीके से लिख पाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज के टीचिंग में। इन सभी बातों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यदि आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं तो। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि बच्चों के शुद्ध शब्द भंडार में वृद्धि करना। देखिए, वोकैब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए बच्चों को शब्द भंडार में, शुद्ध शब्द भंडार में वृद्धि करना, वोकैबुलरी यानी शब्दावली का अधिक से अधिक प्रयोग करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शब्दावली का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लैंग्वेज की कक्षा यानी कि उतना ही ज़्यादा आपकी उस लैंग्वेज पर पकड़ बनती जाएगी। इसलिए वोकैब्स पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत बनता है कि बच्चों में गद्य एवं पद को समुचित रूप में पढ़ने की क्षमता का विकास करना। देखिए, जो बच्चे हैं उनमें गद्य यानी कि गद्य और पद यानी गद्यांश और जो पद्यांश होते हैं उनको समुचित रूप से पढ़ने यानी कि उनको उचित रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास करना, ये भी लैंग्वेज की टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गद्य है यानी कि जो गद्य पढ़ते हैं बच्चे, गद्यांश जो पढ़े जाते हैं उसका हमेशा मौन वाचन करना चाहिए। मौन वाचन में क्या होता है कि जब बच्चा गद्यांश पढ़ता है और उसका मौन वाचन करता है तो उसका अर्थ सही ढंग से समझ पाता है, लेकिन जब बच्चा पद्यांश को पढ़ता है तो उसका सस्वर
सस्वर वाचन करना चाहिए। यानी सस्वर वाचन का मतलब होता है कि जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है रस, छंद और अलंकार भी समाहित होते हैं। तो उसके रस, छंद और अलंकार को समझना, उसको फील करना, और वो आप मन ही मन नहीं कर पाते जब तक आप उसका उच्चारण नहीं करते। यानी कि संगीत के माध्यम से जब तक आप नहीं पढ़ते तब तक आपको पद के बारे में यानी पद्यांश का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गद्य को किस तरीके से वाचन करना चाहिए और पद को किस तरीके से वाचन करना चाहिए। तो ये भी लैंग्वेज की कक्षा में एज अ टीचर का रोल है कि वो बच्चों को सही तरीके से गाइड करे और उनको किस तरीके से कब कैसे पढ़ना है, किस तरीके से धारा प्रवाह के साथ पढ़ना है, लिखना है, इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि लैंग्वेज के टीचर इस रूप में बच्चों को सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं तभी वो बच्चे पठन में सक्षम हो पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि पढ़ना किस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत और कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की भाषाई कौशल। देखिए, आप किसी भी भाषा को यदि प्रारंभिक लेवल पर सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भाषाई कौशल की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पास स्किल भी होने चाहिए, तभी आप लैंग्वेज को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत स्टूडेंट्स भाषाई कौशल क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो कौशल विकसित करते हैं उसे भाषाई कौशल कहते हैं। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौशल विकसित करने होंगे। जो पहली मानसिकता है वो आपकी ये होनी चाहिए कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस लैंग्वेज को मुझे सीखना है। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए उस लैंग्वेज को सीखने की, सबसे मेन उद्देश्य तो ये है। और उसके बाद यदि आप इसके कौशल पर फोकस करेंगे तो आप सही ढंग से मनोवैज्ञानिक तरीके से उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे और बहुत जल्द ही सीख पाएंगे। तो इसके लिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए यदि आप अपने अंदर कौशल को विकसित करते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, भाषाई कौशल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, भाषाई कौशल जो है वो मुख्य रूप से 4 टाइप्स के होते हैं और इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है जिसका नाम है सुवोपली। सुवोपली, इससे आप समझ पाएंगे कि भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं और सुवोपली उसका ट्रिक है। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके सीटेट यूपीटेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो लैंग्वेज स्किल है वो कितने टाइप्स के और कौन कौन से हैं, इसका सही क्रम क्या है, प्रारंभिक यानी कि सबसे आसान पक्ष क्या है और सबसे कठिन पक्ष क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बट यहाँ पर आप पठन कौशल पढ़ रहे हैं, इसके लिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको उसकी स्किल्स के बारे में पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप लैंग्वेज को सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, भाषाई कौशल के 4 टाइप होते हैं और उसका ट्रिक है सुवोपली। सुफर होता है आपका सुनना, बोफर होता है आपका बोलना, पेफर होता है पढ़ना और लीफर होता है लिखना। तो सुवोपली से आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप किसी भी लैंग्वेज को इस दुनिया में, किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं तो सबसे पहले उस लैंग्वेज को आप सुनते हैं। जब तक आप उसको सुनते नहीं हैं तब तक आप उसको बोल नहीं पाते और जो चीज़ें आप सुनेंगे वैसी ही चीज़ें आप बोलेंगे। तो सुनना और बोलना यानी कि ये सबसे पहले आता है। अभी जो आप लैंग्वेज बोलते हैं इसके लिए सबसे पहले आपने उस लैंग्वेज को सुना होगा और जैसे जैसे आप सुनते गए वैसे वैसे आप बोलते गए। और उसके बाद आता है कि यदि आप उस लैंग्वेज पर पकड़ बनाना चाहते हैं, उस पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए और पढ़ने के लिए उस लैंग्वेज की जो वर्णमाला है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। तो पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उसकी जानकारी लेना आवश्यक है, उसके बाद उसके व्याकरण को समझना होगा और जब आप उसके व्याकरण को समझेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिखना भी सीख जाएंगे। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट सीटेट या यूपीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो 4 प्रकार के होते हैं और नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया है कि भाषाई कौशल में सबसे आसान पक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सुनते हैं और सबसे आसान यही होता है क्योंकि अगर आपकी इंद्रियां ठीक है, यानी कि 5 इंद्रियां मनुष्य के पास मोस्टली होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो उनमें जो कान है वो जो इंद्री है उससे आप क्या करते हैं, सुनते हैं। तो अगर आपकी इंद्री सही है तो आप सबसे पहले उसको सुनेंगे और जो चीज़ें आप सुनेंगे वही चीज़ें आप बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया दूसरे पक्ष। और तीसरे पक्ष में क्या होता है कि अगर आप उस भाषा पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस भाषा को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ना सीखेंगे। पढ़ने के लिए आप उसके व्याकरण का ज्ञान लेंगे और इसके साथ साथ आप उसे लिखना भी शुरू करेंगे और लिखने से रिलेटेड आप स्किल विकसित करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार कि सबसे आसान पक्ष क्या होता है। तो सबसे आसान पक्ष लैंग्वेज स्किल में होता है सुनना और सबसे कठिन पक्ष क्या होता है, तो वो होता है लिखना। यहाँ से क्रम में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि भाषाई कौशल का सही क्रम बताइए। तो इसमें सुवोपली से आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले
पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो स्टूडेंट्स ये भाषाई कौशल में सबसे पहले होता है कि किसी भी लैंग्वेज को यदि आप सीखना चाहते हैं तो इन क्रमों के माध्यम से आपको गुजरना होता है। अब देखिए जो सुनना है पहला और जो दूसरा पॉइंट है सुनना या बोलना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ें आप सुनते हैं वही चीज़ें आप बोलते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं जो बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते हैं, उसमें ये देखा गया है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो कभी स्कूल नहीं गए, यानी कि पढ़ाई लिखाई उन्होंने जीवन में नहीं की, लेकिन फिर भी वो भाषा को बोलते हैं और सुनते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी आप किसी भी भाषा को सीख पाएंगे। यदि आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हैं तो आप जिस लैंग्वेज को सुनेंगे वो लैंग्वेज आप इजीली बोल पाएंगे, चाहे आप अंग्रेजी ही क्यों ना ले लीजिए या फिर संस्कृत। वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट किस प्रकार का रहा है। अगर कोई इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, इंग्लैंड में जाता है, अमेरिका जाता है, तो वहाँ जाकर वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है 2 साल 3 साल के अंदर। तो वो जो इंग्लिश बोलना सीख जाता है, ज़रूरी नहीं कि उसने उस इंग्लिश को सीखा होगा, मतलब ग्रामेटिकली उसको पढ़कर सीखा होगा। वो जैसी चीज़ें सुनेंगे वैसी चीज़ें बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ करते हैं तो वो करते हैं आप पढ़ना और लिखने में। यानी कि सबसे पहले आप लैंग्वेज को यदि सीखना चाहते हो, उस पर पकड़ बनाना चाहते हैं, अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो उसे आप सबसे पहले पढ़ना सीखते हैं और पढ़ने के साथ साथ आप लिखना सीखते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे मेन आपका पढ़ना और लिखना, यानी पढ़ने की स्किल्स को कैसे डेवलप करना है आपको बच्चे के अंदर, और उनसे रिलेटेड लिखने की स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, वो हम अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि भाषा के अंग, यानी कि ऑर्गेन्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के कितने कौन कौन से अंग होते हैं जिनका यूज़ लैंग्वेज में हम करते हैं। तो भाषा के अंग में स्टूडेंट्स पॉइंट आता है कि भाषा के 5 अंग होते हैं। यहाँ से सीधा सीधा आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 5 अंग होते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो होता है वो होता है आपके ध्वनि, यानी कि सबसे पहले आप किसी भी भाषा को जो सीखते हैं उसमें आप ध्वनि का प्रयोग करते हैं, यानी साउंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपके शब्द, यानी शब्द का मतलब ये स्टूडेंट्स कि कुछ वर्ण मिलकर जो है एक अर्थ देते हैं और तभी वो शब्द का निर्माण करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रूप या पद, यानी कि किसी भी वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उसमें रूप या पद के रूप में वो शब्द जो है वो अरेंज होते हैं। और इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट आता है आपके वाक्य, यानी कि एक सेंटेंस, यानी कि जब आप बहुत सारे शब्दों को सही रूप में व्यक्त करते हैं तो वो एक वाक्य कहलाता है। और पांचवा पॉइंट होते हैं इसके अर्थ, यानी कि जब आप एक वाक्य को लिखते हैं तो उसका एक अर्थ भी निकलना ज़रूरी होता है। अगर आप शब्दों को उलट पुलट देंगे तो उसका एक सही मीनिंग, उसके एक सही अर्थ नहीं निकल पाएंगे, और जब तक उसके सही अर्थ नहीं निकल पाएंगे तब तक वो वाक्य भी नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि भाषा के अंग, यानी कि जब आप ऑर्गेन्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो इसके 5 अंग होते हैं। तो किसी भी भाषा को हम तभी समझ सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं जब उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, यानी कि उसका एक सेंस निकले जिसे हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। क्योंकि आप किसी भी बच्चे को जो पढ़ना सिखाएंगे तो उसके लिए उसके जो बेसिक्स है, उसके जो व्याकरण है, उसका जो मनोवैज्ञानिक क्रम है, उसको जानना एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आप बच्चों की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो आपने समझा कि भाषा के 5 अंग होते हैं, उसमें पहला होता है ध्वनि, उसके बाद होते हैं आपके शब्द, उसके बाद रूप या पद, उसके बाद होते हैं वाक्य, और वाक्य के अंत में होते हैं अर्थ, यानी कि किसी भी वाक्य के अर्थ अवश्य होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पॉइंटों के बारे में और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको एज अ टीचर हमें पता होनी चाहिए, जिनका इम्प्लीमेंट हम लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत कर पाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स ध्वनि, यानी कि ध्वनि क्या है, तो भाषा की प्राथमिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी जो पहली यूनिट है वो है ध्वनि, यानी कि साउंड। यानी कि साउंड के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी भाषा की प्राथमिक इकाई है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपके हिंदी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा की प्राथमिक इकाई क्या है, तो भाषा की प्राथमिक इकाई होती है ध्वनि। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपका बनता है वो है शब्द, यानी शब्द किसे कहते हैं, तो अक्षरों के अर्थपूर्ण व्याकरण सम्मत अभियंत्र को शब्द कहते हैं। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों
के अर्थपूर्ण व्याकरण, जब हम उन अक्षरों को इस तरीके से अरेंज करेंगे जो व्याकरणिक दृष्टि से सही हो और वो मिलकर एक सेंस दे, एक अर्थ दे, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। यानी कि शब्द स्टूडेंट्स हम उनको कहते हैं जब अक्षरों को हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं व्याकरणिक दृष्टि से, जिनको व्यवस्थित करने के बाद एक अर्थ निकलता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अक्षरों को इस तरीके से आगे पीछे कर देंगे जिसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। जब तक उसका सेंस नहीं निकलेगा तब तक वो शब्द भी नहीं कहलाएंगे। तो कहने का मतलब होता है कि अक्षरों को जब आप सुव्यवस्थित रूप से व्याकरणिक दृष्टि से अरेंज करते हैं, सम्मत करते हैं, तो उसके एक अर्थ निकलते हैं और उस अर्थ को ही हम शब्द कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स रूप या पद, यानी कि रूप या पद किसको कहते हैं, तो शब्द तथा धातु रूप के अर्थयुक्त तत्वों को रूप या पद कहते हैं। यानी कि जो शब्द होते हैं या फिर जो धातु रूप होते हैं उसके अर्थयुक्त, यानी कि उसके अर्थ के साथ जो मिला हुआ होता है, अर्थयुक्त जो तत्व होते हैं, वो अर्थयुक्त धातु रूप या शब्द रूप होते हैं, उन्हीं को ही हम रूप या फिर पद कहते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि शब्द तथा धातु रूप के अर्थयुक्त तत्व, यानी कि जो तत्व अर्थयुक्त होते हैं और वो शब्द या धातु रूप के फॉर्म में होते हैं, उसका एक मीनिंग निकलता है, तो उसी को ही हम रूप या फिर पद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वाक्य। वाक्य को हम कहते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि जब हम शब्दों को इस तरीके से अरेंज करते हैं जो प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और वो शब्द जब इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, तो उसको हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स अर्थ। अर्थ क्या होते हैं, तो देखिए अर्थ के अंतर्गत हमें क्या करना होता है कि किसी भी भाषिक इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं। देखिए किसी भी भाषिक इकाई, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उस लैंग्वेज की इकाई को जब हम किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करते हैं, यानी कि आपको पता है कि हमारे पास, मानव के पास 5 इंद्रियां होती हैं, तो उनमें से कोई भी इंद्रियों से जब आप उसको ग्रहण करते हैं, यानी कि आप उसको आत्मसात करते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं, तो आपकी मानसिक प्रतीति, यानी कि आप मेंटली जो चीज़ें फील करते हैं उसी को ही अर्थ कहा जाता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके 5 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद रूप या पद, उसके बाद वाक्य और उसके बाद अर्थ। यानी कि जब आप ध्वनि का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप बोलते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ दूसरों तक पहुंचाती है आप अपनी फीलिंग्स को। ठीक, अब जो भी आप आवाज़ निकालते हैं, जिस भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं और बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, और वो वाक्य इस रूप में अरेंज होते हैं कि उससे आपको वर्तमान, भविष्य या फिर भूत के बारे में जानकारी होती है, यानी कि उसके रूप के बारे में जानकारी होती है और उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, तो उसी को ही हम भाषा कहते हैं, नहीं लैंग्वेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है भाषा के अंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि भाषा के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से भाषा के अंग है, या फिर आपसे ये भी 5 ऑप्शन में से कोई भी रख देंगे एक ऑप्शन, और बाकी 3 ऑप्शन जो है वो अपने तरीके से गलत प्रस्तुत कर देंगे आपके सामने। अब यदि आपके पास इस चीज़ का नॉलेज है, आपने इस चीज़ को पहले से पढ़ा है, तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और यदि एग्जामिनर को टफ प्रश्न बनाना है तो ये ऐसे भी बना सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भाषा के अंग नहीं है। तो नहीं है वाले प्रश्न भी ज़्यादातर बनते हैं, और वो इसलिए बनाया जाता है कि जब आपके एग्ज़ाम्स को टफ बनाना होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है, क्योंकि उसके बारे में आपके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो भाषा के अंग नहीं हैं, तो इसमें से 5 में से कोई भी 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और चौथा ऑप्शन कोई बाहर से होगा। अब यदि आपके पास इस टॉपिक के बारे में सही तरीके से डिटेल नॉलेज है, तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और सिंपल यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाषा की प्राथमिक इकाई कौन सी है, तो वो है आपकी ध्वनि। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत सबसे पहले हमने जाना कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए एज अ टीचर। उसके बाद हमने जाना कि भाषा
भाषाई कौशल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे आसान क्या होता है, सबसे कठिन क्या होता है, इसका सही क्रम क्या होता है। और उसके बाद हमने जाना कि भाषा के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं और किसका क्या रोल होता है, उन सभी पहलुओं को जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट्स ईजिली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।